हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो है बिल्कुल आपका जो एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई 3.0 उसी के पैटर्न पर आधारित ये सारे के सारे प्रश्न हैं। और अब समय बिल्कुल भी नहीं है आपकी एग्जामिनेशन में, इसीलिए सब कुछ आपको अब रिवीजन करना है अंतिम प्रहार के रूप में। तो आज हमारा यह ज्योग्राफी का सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर देंगे। चलिए आज का सेशन फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 न्यू वैकेंसी 2024 के लिए ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल भी अब समय नहीं बचा हुआ है, इसीलिए सब कुछ आपको अब अंतिम प्रहार के रूप में करना है, आपको रिविजन करना है बस। और यह हमारा ज्योग्राफी का सुपर फास्ट रिविजन सेशन है बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। चलिए सेशन शुरू कर लेते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। देखिए, वैसे आपका रिवीजन भी होगा अच्छे तरीके से अगर आप आंसर कमेंट करते चलेंगे तो, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक आप जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है यह ब्राज़ील है। कौन सा देश है फ्रेंड्स? यह ब्राज़ील है। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील को कहवा पात्र भी कहा जाता है। इसको कहवा पात्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कहवा पात्र किस देश को कहा जाता है तो दक्षिण अमेरिका का यह कंट्री है ब्राज़ील, इसको कहवा पात्र भी कहा जाता है। और ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील का जो सैंटोस बंदरगाह है, ब्राज़ील का जो सैंटोस बंदरगाह है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह के भी नाम से। अच्छा, विश्व में कहवा की मंडी साओ पौलो को कहा जाता है। विश्व में कहवा की मंडी जो है ये साओ पौलो को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य अगर पूछा जाएगा तो ये राज्य कर्नाटक है। 4-5 प्रश्न मैंने आपका कवर कराया हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। बताइए, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया। बताइए, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, गंगा नदी का भाग है। तो जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह आपका इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में स्थित है। ठीक है, और जलमार्ग जो 2 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये किस नदी का भाग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का भाग है। क्लियर ना फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण का मुख्यालय अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पर है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, नोएडा में है। ठीक है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको रिवीजन कराया हुआ है।
अगर आपने नहीं देखा उनको तो देखिएगा, सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब तक जितने भी वीडियोज मैंने कराए हुए हैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। आप चाहें तो सभी वीडियोज़ को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह सारे के सारे प्रश्न जो हैं जो हम लोग कवर कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और रेड डाटा बुक को जारी कौन करता है? तो IUCN इसको जारी करता है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह संस्था है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और IUCN का हेडक्वार्टर भी पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। ठीक है ना, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, अगर आपसे WWF का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो WWF का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, और रेड डाटा बुक में जो है विभिन्न जानवर और पौधों को 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने? 9 वर्गों में। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? नेपाल से यानी कि कौन सा राज्य नहीं सटता है, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, नेपाल के साथ अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय राज्य सटते हैं तो सबसे पहले तो अपना बिहार याद रखिएगा, दूसरा उत्तर प्रदेश रख लीजिए, तीसरा आप रख लीजिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम और उत्तराखंड। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इसमें से देखिए झारखंड के साथ जो है नेपाल सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ अगर पूछा जाएगा तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्लियर? चीन के साथ अगर पूछा जाए, चीन आजकल पूछा जा सकता है, तो देखिए एक तो आपका लद्दाख हो गया। अब जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, अब लद्दाख याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये सब आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा तो आपको पता ही है कि भारत जो है अपना लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ, और टोटल 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा कितना है? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? अच्छा, भारत का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही याद रखिएगा। क्लियर? जो कि अगर हम बात करते हैं तो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% हिस्सा है। 2.4%। देखिए ऑप्शन में 2.4 नहीं दिया गया, यहाँ पर देखिए 4.2 उल्टा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत 7वें नंबर पर आता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, 1982 में जो है 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी, बे ऑफ कच्छ। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुद्री अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1980 में किया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। समुद्री अभयारण्य की स्थापना 1980 में किया गया था, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक प्रश्न और याद रखिएगा कि मरीन नेशनल पार्क को भारत के पहले समुद्री अभयारण्य और भारत के राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। क्लियर? इसे आप जरूर याद रखिएगा। कच्छ की खाड़ी
मैनग्रोव वनस्पति स्थल के लिए प्रसिद्ध है। खंभात की खाड़ी भी मैनग्रोव वनस्पति स्थल के लिए फेमस है। खंभात की खाड़ी गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त यानी कि आर्कटिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? बताइए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको क्रम से गुजरना होगा व्यक्ति को बायोम के, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय, वर्षा वन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और टैगा वन जो है यह विश्व के वन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक विस्तार रखता है, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा कि कॉमेट नामचा बरवा गुरला मंदाता, यहाँ पर अंग्रेजी में भी दिया गया है, निम्न में से किसके नाम हैं? देखिए कॉमेट या कामेट पढ़िए, नामचा बरवा और गुरला मंदाता जो है ये सभी हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। ये सभी किसके नाम हैं? हिमालय के पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। क्लियर, याद रखिएगा, ये सभी हिमालय के पर्वतीय चोटियों के नाम हैं। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। भूगर्भीय रूप से युवा यानी कि यंग, और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन का यह एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल यानी कि उत्तर पूर्व हिमालय। मुख्य हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट की नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। ठीक है, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, हिमालय की श्रेणी 3 है और 3 भाग में मैंने आपको बताया था, मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल। और श्रेणी अगर पूछा जाएगा पर्वत श्रेणी तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियाँ जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, आपका माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कॉमेट, नमसा बरवा। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। और नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण आपको पता है कि पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता और असम हिमालय तीस्ता से दिहांग। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपका कवर करा दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि काठियावाड़ प्रायद्वीप, खाली स्थान दिया गया है, का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है, सभी लोग बताइएगा। काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। काठियावाड़ प्रायद्वीप सौराष्ट्र में स्थित है। काठियावाड़ दक्षिण पश्चिम गुजरात राज्य में प्रायद्वीपीय क्षेत्र पश्चिम भारत में स्थित है। यह कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है ना, काठियावाड़ का पठार गुजरात राज्य में स्थित है, इससे आप याद रखिएगा। और गिर पर्वत इसी पठार का अंग है। गिर पर्वत जो है इसी पठार का अंग है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था? प्लूटो जो ग्रह है इसका खोज किसने किया था? प्लूटो ग्रह की खोज किया था क्लाइड टॉमबॉग ने। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर क्लाइड टॉमबॉग दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जॉन एडम्स का नाम दिया गया है, ये नहीं है। विलियम हर्शल ने अरुण का खोज किया था, ठीक है ना, तो इसको भी आप साथ साथ याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि दुनिया का पहला आधिकारिक ईयर मेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा गया था? ईयर मेल, ठीक है ना, जो मेल भेजा जाता है, चिट्ठी कह सकते हैं आप, संदेश कह सकते हैं, ईयर मेल। ठीक है, जीमेल जैसे बोलते हैं वैसे ये ईयर मेल है, हवा के माध्यम से। दुनिया का पहला आधिकारिक ईयर मेल फरवरी 1911 में भेजा गया था। कहाँ से कहाँ तक? बताइए राइट आंसर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स क्या, इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था। ठीक है ना, इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था, याद रखिएगा, इलाहाबाद से
नैनी के बीच में भेजा गया था। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद और नैनी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा इलाहाबाद और नैनी के बीच में। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें से स्विट्जरलैंड में स्थित कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो इसमें से देखिए स्विट्जरलैंड में जो है ये आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेसस जो है, आल्प्स और काकेसस ये आपके नवीन पर्वत में ये आपके लिए प्रमुख हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका आल्प्स हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा एक पिरेनीज पर्वत है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिरेनीज, पढ़िए। पहले आंसर इसका लगा देता हूँ, या फिर आप पिरेनीज पढ़िए। पिरेनीज, पिरेनीज जो पर्वत है यह फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और फ्रांस से आल्प्स पर्वत इटली को अलग करता है। ठीक है, फ्रांस से जूरा पर्वत, जूरा पर्वत जो है फ्रांस से जूरा पर्वत, यह फ्रांस से स्विट्जरलैंड को अलग करता है। क्लियर। चलिए, और माउंट ब्लैक जो है ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा जल डमरू रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है एक राज्य के बीच स्थित है। कौन सी जल डमरू मध्य है जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। तो फ्रेंड्स यह आपका बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग राइट आंसर हो जाएगा। बेरिंग है, इसको आप याद रखिएगा। बेरिंग जो है यह आपके संबंधित सागर इससे पूछा जाए तो आर्कटिक एवं बेरिंग सागर, और यह संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है इसका अलास्का और रूस के मध्य में यह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पर देखिए मैगलन जो है ना, मैगलन भी देख लीजिए। मैगलन जो है, मैगलन जल संधि का नाम आपने पढ़ा होगा। मैगलन जो है ये आपका चिली में है। इसकी भौगोलिक स्थिति अगर पूछा जाए तो चिली में पड़ेगा, और यह प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य में है। ठीक है, पाक जल डमरू यह भारत और श्रीलंका के मध्य में है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए। अल नीनो के संबंध में देखिए अल नीनो और ला नीनो, आपने अल नीनो और ला नीनो का नाम सुना होगा, या ला नीना पढ़िए, ला नीना का नाम पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अल नीनो और ला नीना यह आपका क्या है कि याद रखिएगा जटिल मौसम संबंधी एक पैटर्न है, और ये विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण घटित होते हैं। ठीक है, अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र की विपरीत अवस्थाएं होती हैं, अल नीनो। ठीक है, ला नीनो जो है, ला नीनो यह आपका ENSO की शीत अवस्था होती है। क्लियर। अल नीनो का अर्थ होता है स्पेनिश भाषा में छोटा लड़का। अल नीनो का मतलब क्या होता है, छोटा लड़का। ठीक है, देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या प्रशांत महासागर की पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है टोंगिया प्रणाली, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, टोंगिया सिस्टम का उचित वर्णन करता है। टोंगिया प्रणाली का बताइएगा। टोंगिया प्रणाली का अंग्रेज बर्मा में खूब इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना, और इस पद्धति का प्रयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यह लगाए गए पेड़ों की पत्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, टोंगिया सिस्टम। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बर्मा में टोंगा का अर्थ होता है टीला या खेती, टीला या खेती, टीला ट है ये, टीला या खेती। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर जो है ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। चले, और जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। नए जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जलोढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तिब्बत का पठार खाली स्थान दिया गया कि सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बत का पठार जो है यह सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार का। ठीक है ना, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटर माउंटेन प्लेट्यू का यह एक
आपका अच्छा उदाहरण है। तिब्बत का पठार याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस पठार में तिब्बत का अधिकतर भाग, चीन का पश्चिम हिस्सा और भारत में लद्दाख का हिस्सा शामिल है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर के उत्तर में टकलामाकन जो आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ तक यह विस्तृत है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 याद रखिएगा कि धारा ए के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसका स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स यह जो आता है यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा यह आता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दीफू दर्रा जो है, दीफू पास, यह कहाँ पर स्थित है? दीफू दर्रा जो है, सबसे पहले जान लीजिए कि दीफू दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अगर पूछा जाए कहाँ पर है बोमडीला दर्रा, तो बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर? तो ये देखिएगा अरुणाचल हिमालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, जलजपा दर्रा और नाथुला दर्रा, जलजपा और नाथुला ये आपके सिक्किम में है। क्लियर ना फ्रेंड्स? अच्छा, जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ेगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग, उसके बाद आपका बड़ा लाचा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। ठीक है, चलिए निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स यह किसने किया है बताइएगा। राइट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देखिए, यह गिद्ध कार्य योजना को 16 नवंबर 2020 को लाया गया था और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, एकमात्र नेशनल पार्क भी कह सकते हैं। पश्चिम चंपारण जिला में यह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर लेते हैं क्योंकि बाघ की बात आई हुई है टाइगर रिजर्व की। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में। ठीक है ना, 1973 में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है किस नदी को? तो फ्रेंड्स बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोसी नदी दिशा परिवर्तन और बाढ़ की प्रकृति के कारण जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तेलहार कुंड जलप्रपात है? कभी कभी इस तरह से आपको सिंपल तेलहर कुंड लिख देगा। तेलहार कुंड इस तरह से लिखा गया, लेकिन इस तरह से कहीं कहीं कभी आपको तेलहर मिल जाएगा। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात, कई बार मैंने आपको बताया ककोलत जलप्रपात, ये सब पूछा जाता है। ककोलत नवादा में है, ककोलत नवादा में है। ठीक है ना, और तेलहर कुंड जो है ये कैमूर में है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी है और ताज़ा जल वाली ये गोखुर झील है जो कि बिहार में है। बिहार का है, यह आपका कांवर लेक है। कांवर लेक जो कि बेगूसराय में है और यह आपका बिहार का पहला रामसर स्थल है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कांवर झील है, कहाँ पर है? बेगूसराय में स्थित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। कुशेश्वर स्थान झील जो है ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। क्लियर? चलिए, और घोघा झील कटिहार में है। कहाँ पर? कटिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? सबसे अधिक सोने का भंडार बिहार में जो है याद रखिएगा मिला है जमुई में। कहाँ पर फ्रेंड्स? यह जमुई में। जमुई राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जमुई में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जमुई में। चलिए, और यह देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खादान है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जमुई राइट आंसर हो जाएगा। जमुई में ही नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। नागी और नकटी, नागी पक्षी अभ्यारण्य या फिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये आपके जमुई में है। मंदार पर्वत पूछा जाता है, कहाँ पर है? मंदार पर्वत बांका में है। बांका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। बिहार का जो है पहला आपका पक्षी उत्सव जो था कलरव, कलरव जो था कलरव इसी नागिनट्टी में मनाया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। बिहार में महिला का साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है, चलिए बताइएगा। महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार। सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अच्छा सबसे पहले बताइए ओवरऑल साक्षरता बिहार का कितना है। ओवरऑल साक्षरता याद रखिएगा 61.8% है ओवरऑल। इनमें से पुरुष साक्षरता की मैं बात कर देता हूं पहले, तो ये 71.2% है। महिला साक्षरता 51.5% है, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता बिहार में जो है किस जिला में है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है, सब में रोहतास आगे है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछेगा तो पूर्णिया, और न्यूनतम महिला पूछेगा तो सहरसा, और ओवरऑल में न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, ठीक है ना। तो 4-5 मैंने यहाँ से आपका प्रश्न कवर करवा दिया। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको भी पता है, आपको भी पता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, ठीक है ना। सूर्य याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात टोटल कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, 9 नहीं 8 ग्रह हैं, इससे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अच्छा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे जो है, यह नीफे, इस तरह से नीफे याद रखिएगा, किन तत्वों की प्रचुरता है। तो Ni से निकेल हो गया और Fe से फेरस यानी कि लोहा हो गया, ठीक है ना। तो आप भी इसको आसानी से निकेल और फेरस, या फेरस देखिए कहाँ पर लिखा है, फेरम यहाँ पर लिखा गया है यानी कि लोहा, ठीक है, याद रखिएगा। नीफे पृथ्वी की 3 परतों में सबसे निचला परत है, और आपको पता भी है कि सियाल, सीमा और नीफे, सियाल ये संरचना जो है आंतरिक संरचना, ये सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है, सियाल में, यहाँ मैं लिखता हूँ सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है सियाल। और सीमा में देख लीजिएगा, सीमा में किसकी प्रधानता है, सीमा में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की कह सकते हैं प्रधानता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे कि भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना, तो भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना जो है विलियम मॉरिस डेविस ने दिया था, विलियम मॉरिस डेविस ने, ठीक है ना, डब्ल्यू यानी कि विलियम एम फॉर मॉरिस डेविस ने दिया था, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने 1899 में 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। देखिए गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा, पवन जो पवन है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं, बताइएगा। गरजने वाली चालीसा यानी कि गरजता चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखता साठा, आपने पढ़ा हुआ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए सरगेसु सागर एक हिस्सा है, सरगेसु सागर एक हिस्सा है, सरगेसु सागर जो है यह आपका किसका हिस्सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा, क्लियर, उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा है। यहाँ पर सरगेसम घास की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को सरगेसो सागर कहते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो भारत और चीन के बीच जो है
ये रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स। डुरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से सोच समझ कर बताइए। ऑलरेडी ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है एक बार। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, कारण इसका क्या है, तो क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। बीपीएससी ने यही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, तो लद्दाख लेह में होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको मौसिनराम में होता है, मेघालय में। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहले ध्यान दीजिए, ये बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। और देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, बाघ परियोजना बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। दरअसल यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द मेंशन किया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। और 2022 में इसका थीम बिल्कुल यही था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का, कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। लेकिन बीपीएससी ने इसको आंसर में गलत माना हुआ है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय शब्द दिया हुआ है। इसलिए बीपीएससी आंसर पहला को माना है और तीसरा को माना है। अब आपको 2023 वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो 22 मई के दिन मनाया जाता है, इसका थीम याद रख लेंगे। इसका थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला और तीसरा यहाँ पर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। करेवा, चलिए बताइएगा, करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो है फ्रेंड्स, यह किस प्रकार की मिट्टी के लिए, तो करेवा जो है यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध होती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए, मिट्टी नहीं, मिट्टी मैंने गलती से पढ़ा है, किस प्रकार की खेती के लिए, तो केसर की खेती के लिए। और केसर जो है आपको याद है कि जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, करेवा कश्मीर घाटी की एक झील निक्षेप है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, और सबसे ज़्यादा केसर ईरान में होता है। कंट्री का नाम पूछेगा तो भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम के उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है, ये आप याद रखिएगा, कौन सा राज्य है बताइए। थोरियम, देखिए विश्व में अगर बात करते हैं तो आपका मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार केरल में है। ठीक है, मोनाजाइट से थोरियम निकालता है, आपको याद है, केरल राइट आंसर होगा। देखिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। अखबारी कागज उद्योग, देखिए अखबारी कागज उद्योग जो है ये आपके मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। नेपानगर में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा, नेपानगर में है। क्लियर। चलिए, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी। पहला भारत का कोयला खान कहाँ पर खोदी गई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके रानीगंज में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, रानीगंज में खोदी गई थी। रानीगंज में कोयला खनन कार्य 1774 में शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, और लोहा जो होता है, लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड की झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है इनमें से कौन सी है। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका भील है। ठीक है ना, भील यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपको जबान पर याद रखना है। मैंने बताया था ना कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को आपको जबान पर याद रखना है। क्लियर। चलिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों यानी कि एशियाटिक लायंस के लिए आवास है। चलिए बताइए, एशियाई शेरों का आवास इसमें से कौन सा है, सभी लोग बताइएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यह गिर है। गिर वन्य जीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है। यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है ना, गुजरात में है, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षण के लिए किया गया था और 1960 के दशक में अभयारण्य का दर्जा इसे दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा, सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये भी, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। कान्हा कहाँ पर पड़ता है? कान्हा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। बांधवगढ़ पूछा जाएगा, बांधवगढ़ तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पूछेगा तो आपका कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, इंद्रावती पूछा जाएगा, इंद्रावती कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती। ठीक है ना, इससे भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? इनमें से पूछा गया, इनमें से आपको बताना है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप जो है ये सिसिली है। सिसिली द्वीप इटली का स्वायत्त प्रदेश है। ठीक है, भूमध्य सागर में सिसिली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिएगा कि हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, प्रशांत महासागर में बोर्नियो है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक सागर का है। ठीक है ना, ग्रीनलैंड। तो मैंने आपको 4-5 प्रश्न करा दिया ना। ठीक है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर, प्रशांत महासागर का बोर्नियो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड और भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप सिसिली। चलिए, गल्फ स्ट्रीम जो है यह किस खाड़ी से निकलती है? गल्फ स्ट्रीम जो है, चलिए बताइएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है राइट आंसर क्या होगा इसका? यह गर्म जल्द की धारा है, गल्फ स्ट्रीम। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। सभी लोग भाई आंसर कमेंट करिएगा, सारे के सारे प्रश्न मैं जो करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बताइए गल्फ स्ट्रीम, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की यह गर्म जलधारा है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यह आपका कहाँ से, किसके खाड़ी से निकलती है? तो मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी तट पर स्थित है? भारत की पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका हल्दिया है, पारादीप है, तूतीकोरिन है। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और अगर हम बात करते हैं इनमें से, तो देखिए भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं, सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से, और देखिए पश्चिमी तट पर बाकी हो जाएंगे, आपको कांडला पूछा जाएगा, पश्चिमी तट पर है। ठीक है ना, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है? रैट होल माइनिंग की जाती है अभी भी किस राज्य में? अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है किस राज्य में? बताइए। तो मेघालय राज्य में अभी भी रैट होल माइनिंग की जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत स्तर पर समुदायों को प्राप्त है और मेघालय में कोयला लौह अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य वन जो है भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स भारत में जो है ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पर? तो शुष्क पर्णपाती वन में, शुष्क पर्णपाती वन, इसको आप याद रखिएगा, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए शुष्क पर्णपाती वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक घाटी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। एक घाटी से निकलती है और सभी दिशाओं में यह बहती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस जल निकासी का पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलेंगे अरीय जल पैटर्न। इसको क्या बोलेंगे? अरीय जल पैटर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अरीय जल पैटर्न इसको कहा जाता है। अरीय प्रवाह
प्रतिरूप यानी कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है, जब नदियाँ केंद्रीय उच्च भूमि से निकल करके अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि अमरकंटक का पठार और रांची पठार से प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है ना। और आपका हिमालय की दूसरी जो है ये आपका K2 हो जाएगा। K2 राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी एवरेस्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है। पर्यावरणीय चिंता नहीं है इसमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ओजोन परत का बढ़ना, ओजोन परत का बढ़ना नहीं है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण है उसको अवशोषित करती है। ओजोन की सांद्रता पूछा जाएगा किस में मापी जाती है, तो ये डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में। ठीक है ना, डॉप्सन इकाई में पाई जाती है, मापी जाती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध जो पेट्रोलियम साइट है इसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम जो है अंकलेश्वर है, याद रखिएगा। अंकलेश्वर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र पूछा जाएगा तो डिगबोई असम में है, ठीक है, जिसकी खोज 1901 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह मिट्टी सभी प्रकार में सबसे कम उपजाऊ होती है, तो ऐसा नहीं। यह दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। ठीक है ना, काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, कपास की खेती के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है। आग्नेय शैल नहीं है इसमें से, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आग्नेय शैल जो है इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। तो इसमें से देखिए, आपका डोलोमाइट जो है यह आग्नेय शैल नहीं है। डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिए। बाकी ग्रेनाइट बेसाल्ट ये आपके आग्नेय शैल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। VBI क्वेश्चन है, बताइएगा। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। अब यहाँ से 2-3 प्रश्न मैं आपका करवाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1981 में लागू हुआ था। ऑप्शन में 1981 नहीं दिया गया, 1981 आप याद रख लीजिए। ठीक है, अब आइए आगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, तो जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1974 में, याद हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, अच्छा वन अधिनियम पूछेगा तो 1927 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। ठीक है, अच्छा वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण 72 और वन संरक्षण 1980 में लाया गया था। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो देखिए, इसमें से जो पनामा कैनल है, पनामा नहर, पनामा कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। ऊपर इसमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, क्योंकि पनामा नहर जो है यह प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए, कील नहर दिया गया है। कील नहर पूछा जाता है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर से जोड़ती है यह। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। स्वेज नहर आपको भी पता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा, सही नहीं है।
देखिए यह कर्नाटक की एक पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं कर्नाटक की नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो यही वाला जो है सही नहीं है, बाकी ये पहला सही है और आपका ये दूसरा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है यह किसके बीच का क्षेत्र है बताइए। तो फ्रेंड्स यह आपका ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। ब्यास और रावी नदी के बीच का, ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, दोआब क्षेत्र की मिट्टी बड़ा ही उपजाऊ होती है। क्लियर, चलिए। और दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है, दो नदी के बीच की उपजाऊ भूमि को। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि भारत में का जो सुंदरबन डेल्टा है, किस प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा में आपको पता है कि आपके मैनग्रोव पाए जाते हैं। ठीक है ना, मैनग्रोव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका मैनग्रोव राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, बांग्लादेश के साथ जो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित कौन सा सुनामी का कारण नहीं है। सुनामी का कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है। चलिए बताइएगा कौन सा इसमें से सुनामी का कारण नहीं है। तो इसमें से देखिएगा आपका भूकंप बिल्कुल है, और समुद्र के अंदर जो भूस्खलन है, सबमरीन लैंडस्लाइड, ये बिल्कुल है। आपका मृदा अपरदन जो है सुनामी का कारण नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में अधिकांश जो है क्रोमाइट का भंडार कहाँ पाए जाते हैं। क्रोमाइट का भंडार जो है कहाँ पर, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, ज्वालामुखी विस्फोट से भी आपका हो सकता है सुनामी, इसे भी याद रखिएगा। भूकंप, समुद्र के अंदर भूस्खलन और आपका ज्वालामुखी विस्फोट से भी आपका सुनामी होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से, ठीक है ना, ज्वालामुखी विस्फोट से भी, मृदा अपरदन से नहीं होगा। तो देखिए अधिकांश जो है क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश क्रोमाइट भंडार जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपके पाए जाते हैं उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में लगभग 90% क्रोमाइट उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि अटोक में पहाड़ी जो आपका यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी जो है ये आपकी जुड़ जाती है कहाँ पर, तो अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की काबुल नदी से जुड़ती है। काबुल नदी, ठीक है ना, काबुल नदी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की आपका संगलाख श्रृंखला से शुरू होती है। हिंदू कुश पर्वत की संगलाख श्रृंखला, संगलाख श्रृंखला से, संगलाख श्रृंखला से शुरू होती है और पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। ठीक है, जिसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो अरब का लेखक था अलबेरूनी, इसने काबुल नदी को गोरबंद की नदी के रूप में संबोधित किया है। ठीक है, इतना आगे नहीं पढ़ना आपको ज्योग्राफी में। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे जो है आपका विश्व में सबसे जो है प्रचारित वन्य जीव अभयारण्य है, यानी कि सुप्रचारित वन्य जीव अभयारण्य है, जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो 1973 में मैंने आपको बताया था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कैलाश सांखला को कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाघों की संख्या अभी जो है आपका 3682 है, इसे आप याद रखिएगा 3682। चलिए उसके बाद देखिए क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है क्षोभ मंडल। ठीक है ना, वायुमंडल का यह आपका सबसे निचला परत है, जिसको संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, और इसको विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। और क्षोभ मंडल में सभी जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं हैं, जैसे कि आपका संघनन, वर्षा, कोहरा, बादल, ये सब इसी में है। ठीक है ना, और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो कौन सा कथन सही है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे अब कि पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप किसके निकट स्तर है। पैंजिया के, तो पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप के गोंडवाना लैंड के स्तर हैं। गोंडवाना लैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। गोंडवाना जो है इसका उत्तरी भाग को जो है लॉरेशिया कहा जाता है। ठीक है ना, लॉरेशिया और गोंडवाना प्रदेश के मध्य टीथिस, यहाँ मैं लिखता हूँ टीथिस नामक, क्या मैंने अभी बताया आपको कि लॉरेशिया और गोंडवाना प्रदेश के मध्य टीथिस नामक एक संकरा सागर था, और इन दोनों स्थलों के मिल करके पेंजिया कहा गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 98% गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ, तो देखिए म्यांमार के साथ अगर बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य की सीमा लगती है। म्यांमार को जो है गोल्डन पैगोडा के नाम से, यानी कि स्वर्णिम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ की जो इरावदी नदी है, म्यांमार की इरावदी नदी, जैसे भारत में गंगा है वैसे म्यांमार की इरावदी नदी जो है ना, इरावदी नदी, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, अराकान योमा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिखा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। चलो, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैनग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। ये कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड्स, ये आपका मन्नार की खाड़ी का जो बायो रिजर्व है वही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप में स्थित क्षेत्र है, और यहाँ पर आपका कोरल रिफ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु जो है ये किस प्रकार के प्रदेश में आते हैं? कोपेन की जो वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार जो आते हैं फ्रेंड्स, ये आपके CWG में आते हैं, CWG में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए CWG में आते हैं। देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर, समुद्री मील प्रति किलोमीटर, आपके समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? चलिए, राइट आंसर, चूंकि यहाँ मील पर है और किलोमीटर दोनों दिया गया, इसीलिए यहाँ मील या किलोमीटर बताइए। मुझे प्रति लगा था, लेकिन नहीं नहीं, ये मील में भी है और किलोमीटर में भी है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका 12 समुद्री मील जो है, ठीक है, और 21.9 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से देखिए भारत में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? कौन सी नदी घाटी? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत में कोयला उत्पादक अगर प्रमुख क्षेत्र जो है ये दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी। तो इनमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी की बात करते हैं तो इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उसके बाद देखिए सोन नदी घाटी, तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र को भी शामिल करता है ये, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, उसके बाद सुहागपुर, उमरिया आदि है। उसके बाद देखिए महानदी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करेगा। गोदावरी जो है ये आपका पता है इसका विस्तार तेलंगाना में है। ठीक है ना, तो ये सब आप याद रख सकते हैं। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में देखिए, चीनी उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि वर्ष 2022 में जो है देश में अग्रगणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र उभरा था। तो यहाँ पर देखिए चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है, 2022 में नहीं 2023 में। ठीक है, 2022 में महाराष्ट्र उभरा था, और 2023 में चीनी जो है आपका 2023 में उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है, और 2022 में महाराष्ट्र जिसमें अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा था। तो यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है। तो वातावरण जो गर्म होती है ये आपके दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होती है। ठीक है ना, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण जो है उसी के द्वारा ये गर्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। अधिकतम जिलों से, तो देखिए बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश से बिहार के टोटल 8 जिले सीमा साझा करते हैं। और उसी प्रकार से झारखंड से भी, झारखंड जो है यहाँ पर झारखंड से भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश से भी और झारखंड से भी। उत्तर प्रदेश से जो 8 जिले लगते हैं ये पश्चिम चंपारण है, गोपालगंज है, सीवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके झारखंड से भी, तो झारखंड से भी 8 ही लगते हैं। ठीक है ना, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो ये सब आप याद रखिएगा, एक से अधिक यहाँ पर, चूंकि 8-8 लगेगा दोनों से, इसीलिए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और नेपाल के साथ जो है आपके किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, ये 7 जिले लगते हैं। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही है। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है विकल्प के आधार पर जो है यहाँ पर देखिएगा, तो बिल्कुल ये सही है, पैराइट खनिज का रोहतास में सर्वाधिक पाया जाता है। जमुई में सोने का सबसे ज़्यादा भंडार है, बिल्कुल ये भी सही है। चूना पत्थर आपका कैमूर रोहतास जिले में भी पाया जाता है, चूना पत्थर। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन होना चाहिए था 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। तो यहाँ पर ना ही 1, 2, 3 कहीं पर नहीं दिख रहा है, इसीलिए कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं, 1, 2 तीनों सही हैं। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। फाल्गु नदी, तो फाल्गु नदी जो है ये आपका मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर जो है आपको याद भी होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी भी इसको कहा जाता है, इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है फाल्गु की। ठीक है, चलिए, और गया में जो है इस नदी के किनारे पिंडदान भी लोग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना किया गया था। तो चाय बागानों की स्थापना जो है ये आपका कहाँ पर किया गया था, तो ठाकुरगंज में किया गया था। ठीक है ना, किशनगंज ठाकुरगंज में है। तो और आपको पता है किशनगंज को जो है आपका बिहार का दार्जिलिंग भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2000 आपके 11 की जनगणना के अनुसार देखिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में आरोही दशक की जनसंख्या वृद्धि, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि यह मधेपुरा में है, और सबसे कम कहाँ पर है, गोपालगंज में है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मधेपुरा में, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रकार से आप टिक लगा देंगे। ठीक है ना, और सबसे कम गोपालगंज में है। तो गोपालगंज यहाँ पर आपको ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, अच्छा इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हैं कि बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है टोटल 2001 से 2011 के बीच में, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो दशकीय वृद्धि दर जो रहा था ये आपका कितना रहा था 2000 आपका 1 से 11, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका 25.4 रहा था, 25.4 टोटल दशकीय वृद्धि दर रहा था बिहार का। चलो उसके बाद देखिए बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। कृषि आधारित उद्योग में, कृषि आधारित उद्योग में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अनाज आधारित जो उद्योग है इन्हीं का प्रभुत्व है। उसके बाद देखिए आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जाता है। आवर्तन के हिसाब से, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी को 3 वर्ग में बांटा गया, एक तो आपका सक्रिय हो गया, दूसरा निष्क्रिय हो गया और तीसरा विलुप्त ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका किसके आधार पर, आवर्तन के आधार पर। सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है, सक्रिय, उसके बाद आपका एक हो जाएगा आपका सुषुप्त, और एक आपका शांत। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं।
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ जो हैं, बताइए। तो ये भारत के दक्षिण में बहती हैं ये नदियाँ। तो यहाँ देखिए भारत के दक्षिण क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, शिव समुद्रम जलप्रपात पूछा जाता है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके अभी बता दीजिएगा। हमारा सेशन समाप्त हो गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो था, एक ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया।